हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मित्तल एंड चावला हाउस। इंडिया के मुताबिक रसिया में सुबह के 7:30 बज रहे थे, लेकिन नित्या अभी भी सोई हुई थी। करण जिम से वर्कआउट करने के बाद अपने बेडरूम में आता है और सीधा वॉशरूम की तरफ चला जाता, क्योंकि वो पूरी तरीके से पसीने से तर था। कुछ देर बाद नित्या की नींद खुल जाती है। वो अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठती और अपनी आंखों को रब करने लगती। तभी करण वॉशरूम से टॉवल में बाहर आ जाता है और बालकनी में लगे पर्दे को साइड करने के लिए एक बटन प्रेस करता है, जिसमें ऑटोमेटिकली सारे कॉटन साइड हो जाता है। नित्या फ्रेग्रेंस को खुशबू को महसूस कर फिर सिर घुमाकर करण की तरफ एक नज़र देखने के बाद बाहर की तरफ देखने लगती है, जहाँ हर तरफ बर्फ थी। नित्या बिस्तर से उतरते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगती है तो करण उसके सामने आकर खड़ा होते हुए कहता है, टैन टाइनी पोजेहल मैंने डोब्रोगो उठरा। नित्या करण के चेहरे को पकड़ इधर उधर करते हुए गले को देकर बोले, तुम ठीक हो ना? सुबह सुबह किसकी आत्मा घुस गई? करण नित्या के हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए, मैंने रशियन लैंग्वेज में कहा कि तुमने मुझे गुड मॉर्निंग विश नहीं किया। क्या यार बकवास कर रहे हो? सुबह सुबह मुझे पॉटी जाना है। हटो, मैंने विश नहीं किया था। मैंने कौन सी तुम्हारी मॉर्निंग गुड नहीं हुई? निकलो यहाँ से। नित्या ने करण को लतेड़ते हुए कहा, जिसे सुनकर करण उसके हाथ को पकड़ते हुए, अच्छा तुम्हें वॉशरूम जाना है, चलो थोड़ा सा जिम करके आते, काफ़ी आलसी हो गई हो तुम। नित्या करण के टॉवल को पकड़ते हुए बोली, करण श्वेर मैं तुम्हारी इज्जत उतार दूंगी। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि करण हमेशा टॉवल के अंदर बॉक्सर पहना करता था। जिसे सुनकर करण बड़ी बेशर्मी के साथ बोला, जिसकी इज्जत उतारने की बात कर रही हो वो भी तुम्हारा है और उसकी इज्जत भी तुम्हारी है। अब तुम उसे उतारना चाहते हो या संभाल कर रखना चाहते हो, ये तुम्हारी ऊपर है। बाकी मैं दिखाने में बेशर्मी नहीं करता। करण को अभी भी अपनी जिद में खड़ा हुआ देख नित्या उसके टॉवल को खींचते हुए अब भुक तो इतना कहकर नित्या टॉवल खींच देता है और करण के लोअर रीजन की तरफ देखती है, जहां आज उसने बॉक्सर भी नहीं पहन रखा था। करण बेशर्मों की तरह उसी हालत में खड़े नित्या की तरफ देख कर बोला, शायद तुम्हें एक्साइटमेंट हो रही थी, है ना? नित्या अपनी आंखें पर हाथ रख चिल्लाते हुए वहां से वॉशरूम की तरफ चली जाती। करण टॉवल उठाकर अपने कमर पर रैप करते हुए बोला, मैं क्या करूँ? बॉक्सर ले जाना भूल गया था और मैं तुम्हें देखने में शर्म नहीं है तो मुझे दिखाने में क्यों शर्म आने लगी? मैं तो वैसे भी बेशर्म हूँ। इतना कहते हुए करण क्लोजेट रूम की तरफ चला जाता है। उधर वॉशरूम के अंदर नित्या अपने गाल पर थप्पड़ मारते हुए बोली, नित्या नित्या वो लड़का निहायत ही बेशर्म है। तू तो समझदार बन, तुझे ऐसी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए। इतना सोचते हुए नित्या अपने गाल पर जोर से थप्पड़ मारकर बोली, छी तू क्या सोच रही है? कुछ भी मत सोच, फोकस, ब्रश कर, अपना दिमाग ठंडा कर, शावर लेकर। इतना सोचते हुए नित्या चुपचाप फ्रेश होने लगती है। कुछ देर बाद नित्या चुपचाप वॉशरूम से बाहर आती है और अपने बाथरूम को कसकर पकड़े वार्डरोब की तरफ जाने लगती है तो करण भूत की तरह उसके सामने आते हुए कहता है, कहाँ भाग रही हो? नित्या अपने सीने पर हाथ रख गहरी सांस भर कर बोली, तो सच में किसी आदि मानव से कम नहीं हो। जाने दो, मुझे कपड़े बदलने। करण कॉफी पीते हुए तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अरे तुमने मेरा देखा, मुझे तुम्हारा देखना है ना? चलो बाथरूम हटाओ। जिसे सुनकर नित्या गुस्से भरी नजरों से करण को घूरते बोले, कहीं मैं तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हें बंदर नाच ना नचा दूं, इसलिए मुझे जाने दो। तुम फिर से मुझे बिना कपड़ों के देखने के बारे में सोच रही हो? तुम्हारी सोच कितनी गंदी है नित्या, सिर्फ मेरे लिए या हर लड़के को देखकर यही सोचती हो? करण ने नित्या को उकसाते हुए कहा। यह सुनकर नित्या करण के सामने से दूर करते हुए बोला, तुम चले क्यों नहीं जाते? जीना हराम करके रखा है मेरा। करण एक राउंड घूमकर फिर से नित्या के सामने आकर बोला, नित्या जब तू चिढ़ती है ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तेरे गाल लाल हो जाते हैं और तेरे होठ बिल्कुल बत्तख के होठ की तरह दिखते हैं और तुम्हारे होठ सूअर की नाक की तरह, जिनमें से हमेशा लाट टपकती रहती है। सर्दी होती है ना उसे, इसलिए। घटिया आदमी, हटो यहाँ से। नित्या ने अपने दांत पीसते हुए कहा, जिसे देखकर करण जाकर सोफे पर बैठते हुए, ठीक है लेकिन एक बात सुनो, सुना था तुम्हारी बुआ थी, उसका नाम शहाना था, कहाँ है वो? नित्या जो कि वार्डरोब की तरफ जा रही थी, करण की बात सुनकर उसके कदम रुक जाते और सिर घुमाकर करण की तरफ देखती है, जो कि बिना किसी भाव के कॉफी पी रहा था। नित्या की नज़र को खुद पर महसूस कर करण आगे बोला, क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता है क्या? तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमारा फैमिली मैटर है। नित्या ने करण की बात को इग्नोर करते हुए कहा, जिसे सुनकर करण तिरछी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन मैं ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे नाम जो प्रॉपर्टी है मैंने चेक किया, असल मैंने वो शहाना मित्तल के नाम पर है। नित्या करण के पास आकर उसे घूरते हुए बोले, तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी चाहिए? करण अपना सिर हिलाते हुए, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं चाहिए? तो तुम भी मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अपनी प्रॉपर्टी का एक धूल भी तुम्हारे नाम नहीं होने दूंगी मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें क्यों दूँ?
नित्या ने करण पर चिल्लाते हुए कहा, जिसे सुनकर करण कॉफी टेबल पर कॉफी का कप रख सोफे से खड़ा हो नित्या के जबड़े को अचानक पकड़कर उसके कमर पर अपने दूसरे हाथ की पकड़ मजबूत करते हुए लगा, क्योंकि ऑफिशियली मैं तुम्हारा हॉबी हूँ। रुपए 1 का दहेज नहीं लिया है तो कुछ तो चाहिए ना। ये सुनकर नित्या करण की आंखों में आंखें डालकर बोली, तो कान खोल कर सुन लो, कुछ नहीं दूंगी मैं तुम्हें। मेरी प्रॉपर्टी के लिए मुझसे शादी की ना, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम कितने लालची हो नित्या मित्तल, तुम अपने पति के लिए इतना नहीं कर सकती। करण ने नित्या से दूर होते हुए कहा, जिसे सुनकर नित्या व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, देखो तो जरा, कौन मुझे लालची होने का टैग दे रहा है, जो खुद भिखारी की तरह मेरी प्रॉपर्टी के लिए भीख मांग रहा है। करण नित्या के बात पर उसी तरह मुस्कुराते हुए बोली, यदि अच्छा बोया जाता है तो अच्छा एकत्र किया जाता है। जब सकारात्मक चीज़ें बनाई जाती है तो वही अच्छी तरह से लौटती है। ऐसा मेरे डैड कहते हैं, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में रहता हूँ। तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हें ये नहीं बताया, सब कर्मों का खेल है, जो किया वो वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है कल उसे कोई रुलाएगा, नित्या ने जवाब दिया। जिसे सुनकर करण मुस्कुराते हुए, तो तुम भी सोचो ना, तुम रो क्यों रही हो, मैं कल रोऊंगा ना, तुम आज क्यों रो रही हो। तुम्हारे किन कर्मों का सजा तुम्हें मिल रहा है, या किसके कर्मों की सजा तुम भुगत रही हो। नित्या अपने सिर पर हाथ रखते हुए गुस्से से बोली, तुम जानबूझकर मेरा माइंड वॉश कर रहे हो, मुझे गुस्सा दिला रहे हो करण मित्तल। जीवन में चीज़ें हमारे पिछले जन्म से तय होती है। माँ बाप के किए कर्मों का फल बच्चों को चुकाना पड़ता है। तुम सोचो, तुम आज यहाँ क्यों हो। करण ने जाते हुए कहा, जिसे देखकर नित्या पीछे से चिल्लाते हुए, मुझे किसी के कर्मों का फल नहीं चुकाना। अगर तुम किसी के बदले के चलते मुझे अपनी ज़िंदगी में लेकर आए हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन करण नित्या की बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो कमरे से बाहर जा चुका था। नित्या गहरी सांस भरते हुए वहीं बिस्तर पर लेट जाती है। सारंग मिला में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अव्यक्त अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ, क्योंकि बेचारा रात भर जाग रहा था। वहीं विकल्प समृद्धि को अपनी गोद में लिए उसे बोतल से दूध पिला रहा था और उसे बातें कर रहा था। शोभित लगातार अपने फोन में स्क्रॉल करते हुए दूसरे हाथ से ब्रेकफास्ट कर रहा था। अदिति उसके हाथ को अचानक पकड़ लेती है, जिस कारण शोभित उसकी तरफ देखने लगा। अदिति उसके हाथ को टिश्यू पेपर से साफ करते हुए नीचे रखकर बोली, पहले तो खा लीजिए या मोबाइल चला लीजिए। अदिति के बाद पर शोभित फोन बंद करते हुए बोला, मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना था, इसलिए लोकेशन देख रहा था। मृत्युंजय शोभित की बात सुनकर बोले, लेकिन आज तो ऑफिस में क्लाइंट्स आने वाले हैं ना, तो तुम कहाँ जा रहे हो। भाई वो एमसी परिसर में टेंडर खुलने वाला था, एयरपोर्ट का, बस वही जा रहा था, शोभित ने जवाब दिया। जिसे सुनकर वर्षा उसकी तरफ देखते हुए बोली, हमने भी नाम दिया था, क्या साथ में चले। शोभित वर्षा की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है। आदित्य शोभित के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ कर आलू पराठा उसके मुंह में भरते हुए, पहले खा तो लीजिए, दिमाग चलाने के लिए भी ताकत की जरूरी होती है। ये सुनकर शोभित खाते हुए मुस्कुरा देता है और आदित्य उसे ब्रेकफास्ट करवाने लगती है। शोभित फिर से अपने फोन में घुस जाता है। वर्षा विकल्प की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें नाश्ते नहीं करना है क्या। विकल्प वर्षा की आवाज़ पर उसकी तरफ देखते हुए, तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं समृद्धि को दूध पिला रहा हूँ। मुझे पता नहीं था कि लड़के भी दूध पिलाते हैं, वर्षा ने हल्का मुस्कुरा कर कहा। जिसे सुनकर सभी लोग वर्षा की तरफ हैरानी से देखने लगे, तो वही विकल्प इसके गाल बुरी तरीके से लाल हो गए थे। वो वर्षा को घूरते हुए कहता है, बकवास करती हो यहाँ पर, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है, फैमिली वाले लोग भी बैठे हुए हैं। विप्लव विकल्प की बात सुनकर बोले, अच्छा आप कहना चाहते थे कि भाभी को बेडरूम में चलकर आपसे ऐसी बातें करने चाहिए थे। शोभित विप्लव को घूरते हुए बोला, तुम अपना मुंह बंद करके रखो, नाश्ता करो, वरना दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगा। ये सुनकर विप्लव नाराजगी से रचना की तरफ देखकर बोला, मॉम, जब से मेरा हाथ टूटा है सभी लोग मुझसे ऐसे ही हरकत कर। रचना विप्लव की बात सुनकर बोली, बेटा तुम बकर बकर करते क्यों हो, चुपचाप अपना नाश्ता करो। रचना की बात सुनकर विप्लव मुंह बनाते हुए अपना नाश्ता करने लगता। वहीं विकल्प समृद्धि की तरफ देखता है, जो कि अब सोने वाले थे। जिसे देखते हुए विकल्प समृद्धि को उठाकर वैशाली के कमरे की तरफ ले जाता है। कुछ देर बाद सभी लोग नाश्ते की कुर्सी से उठ जाते, तो विप्लव शिवांश और वैद्य की तरफ देखते हुए कहता है, चलो आज हम बाहर घूमने जाएंगे। मृत्युंजय विप्लव को घूरते हुए, इस हालत में कहाँ जाने वाले हो तुम। विप्लव छोटा सा मुंह बनाकर मृत्युंजय से बोला, तो मैं तो बस एकेडमी जाने की बात कर रहा था, मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। शोभित विप्लव की बात पर बोला, जिनके हाथ पैर टूटे होते हैं वो लोग भी कॉलेज जाते हैं, तुम चुपचाप यूनिवर्सिटी जा रहे हो। विप्लव मुंह फुलाते हुए बोला, मैं नहीं जाऊंगा, सब लोग मुझे चिढ़ाएंगे। अदिति विप्लव की बात सुनकर बोली, जो भी तुम्हें चिढ़ाएगा वापी, मैं मुक्का मारकर उसका मुंह तोड़ दूंगी। वैसे भी बॉबी भी तो आ रही है, चलो चलते हैं।
विप्लव चमकती आंखों से अदिति की तरफ देखते हुए, बनी इकलौती तुम है जो मेरा दुख दर्द पीड़ा सब कुछ समझती हो। मैं जल्दी से रेडी होकर आता, फिर हम चलते हैं। इतना कहकर विप्लव उछलते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। शोभित विप्लव को जाता हुआ देखने के बाद अदिति को घूरते हुए बोली, तुम उसकी बहुत बॉडीगार्ड बन रही हो। आप बनना चाहो तो मैं भी आपकी बॉडीगार्ड बन सकती हूँ। शोभित जी, आदित्य ने थोड़ा फ्लर्ट करने के अंदाज में कहा, जिसे सुनकर शोभित खांसते हुए कुर्सी से उठकर बोला, ठीक है जाओ, मैं जा रहा हूँ। फिर वर्षा की तरफ देखते हुए बोला, मैं नीचे हूँ, तुम्हें जो सामान चाहिए लेकर आ जाओ। इतना कहकर शोभित जल्दी से वहां से चला जाता है। आदित्य उसे जाता हुआ देखकर मुंह बनाने के बाद कमरे की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय खाने की प्लेट लेकर कमरे में आता है तो देखता है महक अव्यक्त का डायपर चेंज कर रही थी, जो कि अब उठ चुका था और अपना हाथ पर मारते हुए खेल रहा। मृत्युंजय नाश्ते का प्लेट कॉफी टेबल पर रखते हुए बोला, तुम नाश्ता करने नहीं आए तो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता ले आया। महक मृत्युंजय के बात पर मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं, अव्यक्त काफ़ी देर से सो रहा था, बस इसलिए उसे उठाने चली आई, क्योंकि अगर दिन भर सोएगा तो रात को फिर परेशान करेगा। मृत्युंजय महक की बात सुनकर उसके सामने या उसके माथे पर चुमते हुए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इस बदमाश का अच्छे से ख्याल रखना। उसके बाद अव्यक्त की आंखें दिखाते हुए, और सुनो, अगर मेरी वाइफ को परेशान किया तो मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में भेज दूंगा। अव्यक्त मृत्युंजय की आवाज़ में एक गुस्से को महसूस कर इधर उधर देखने लगता है, जैसे वो इग्नोर कर रहा हो, जिसे देखकर मृत्युंजय अव्यक्त को गाल पर हल्का सा किस कर महक के गाल पर हाथ रखकर अपना ऑफिस बैग ले ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर वैशाली अपने फ़ोन में स्क्रॉल कर रही थी। अमृत वैशाली के सामने आकर खड़ा होते हुए बोला, वैशाली। वैशाली सिर उठाकर अमृत की तरफ देखते हुए, क्या हुआ? अमृत वैशाली से 2 कदम दूर होकर बोल, मैंने तुमसे कुछ बातें छुपाई है, तुम दूर काहे जा रहे हो? सामने खड़े रहकर भी तो बता सकते हो, वैशाली ने फ़ोन बंद करते हुए कहा, जिसे देखकर अमृत अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं बताना। वैशाली बिस्तर से उठकर अमृत के सामने खड़ी होते हुए, अब कहाँ भाग रहे हो? चलो बताओ, क्या बताना है तुमको हमको? मैं दूसरी बीवी के बारे में बात करना चाहता था, अमृत ने डरते हुए कहा। अमृत की बात के साथ उसे डरता हुआ देखकर वैशाली अपनी आंखें छोटी करके बोली, क्या कहा तुमने? अमृत अपना सिर नहीं में हिला, कुछ भी तो नहीं, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर अमृत जाने लगा, जिस तरह वैशाली उसके सामने खड़ी होते हुए, हमारा दिमाग खराब मत करो, हम पूछ रहे हैं ना, उसका जवाब दो। दूसरी मेहरारू लाने के बारे में सोच रहे हो का? अमृत वैशाली के बात पर बोला, नहीं, मैं कह रहा था कि अगर मेरे पास दूसरी बीवी होती तो तुम्हारा काम आसान हो जाता। शाला, तुम कहीं के खुद को राजा समझते हो का, जिसको एक नहीं 2-2 बीवी चाहिए? हम भी खुद को द्रौपदी समझते हैं, बना लेंगे 5 पति। वैशाली ने अमृत को घूरते हुए कहा, जिस पर अमृत वैशाली के चेहरे को पकड़ कर बोला, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था। वैशाली अमृत के हाथ को झटकते हुए, हमारा रिएक्शन देखना चाहते थे तो देखो हमारा रिएक्शन। इतना कहकर वैशाली अमृत के पेट पर मुक्का जड़ जाती। अमृत अचानक वैशाली के मारने पर अपने पेट को पकड़कर बिस्तर पर बैठते हुए दर्द भरी आवाज़ में बोला, जुल्मी औरत, मैं तो बस मस्ती कर रहा था और तुमने सच में मुझे मार दिया। वैशाली अमृत की बात सुनकर बोले, तुम्हारा मुंह नहीं सुझा दिया, इस बात पर खुश रहो, तुम बड़े आए, दूसरी बीवी चाहिए जनाब को, जाकर बताइए बड़का भैया को। वैशाली को पकड़ते हुए, अरे यार तुम नहीं समझती, काहे कि हमको मस्ती नहीं पसंद, इसलिए हमारे साथ मस्ती मत किया करो। वैशाली ने अमृत को खुद से दूर करते हुए कहा, जिसे देखकर अमृत हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुम गुस्से में कितनी प्यारी लगती हो, और जब ये गुस्सा उतरेगा ना साला, तुम्हारा प्यार हवा हो जाएगा, बता रहे हैं। वैशाली ने दांत पीसते हुए कहा, जिसे देखकर अमृत पालने पर सो रही समृति का इशारा करते हुए बोला, हमारी बेटी देखो कितने प्यार से सो रही है, चिल्लाना बंद करो। अमृत एक बार समृति को देखने के बाद बोली, आज हमारी बेटी की वजह से तुम बच गए, वरना हम तुम्हारा हाथ पैर कंधा सब तोड़कर तुमको लूल्हा लंगड़ा करके सोफे पर बैठा देते। अमृत वैशाली को अपनी तरफ खींचते बोला, अब गुस्सा करना बंद करो। वैशाली अमृत से दूर होते बोले, डॉक्टर ने कहा है कुछ महीने दूर रहने के लिए, उसके बाद तुमको बताएंगे हम। यह सुनकर अमृत अपना सिर हिलाते हुए, मुझे पता है, इसलिए तो खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, वरना तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी से कौन दूर रहना चाहेगा। वैशाली अमृत की बात पर उसे घूरते हुए बोले, हम जा रहे हैं, लंच का भी तैयारी करना होता है, तुम्हारी तरह नहीं बैठे हुए रहते हम। इतना कहकर वैशाली कमरे से बाहर चली जाती है। अमृत उसे जाता हुआ देखकर गहरी सांस ले सोफा की तरफ जा लैपटॉप उठाकर काम करने लगा। फिलहाल वो घर से रह कर ही काम कर रहा था। इधर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में अदिति विप्लव यूनिवर्सिटी आ चुके थे, तभी रिया भी अनमोल के साथ आ जाती है। रिया को अनमोल के साथ आता हुआ देखकर विप्लव बोले, क्या बात है मोटी, ऐसा लगता है सच में बेस्टी को छोड़कर वीएफ के साइड हो गई हो।
अनमोल विप्लव की बात पर उसे एक नज़र घूरने के बाद रिया से बोला, चुपचाप क्लास जाना, इसके साथ बकवास मत कर। रिया अनमोल के बात पर अपना सिर हिला देती है तो अनमोल फैकल्टी रूम से की तरफ चला जाता। विप्लव अनमोल के जाने के बाद रिया की तरफ देखते हुए बोला, उन्हें क्या हो गया, उनका मूड खराब क्यों है? रिया अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, नहीं तो उनका मूड बिल्कुल ठीक है, वैसे तो यहाँ पर के खड़ा है, चलते हैं। विप्लव रिया की बात पर इधर उधर देखते हुए बोले, मेरी भाव्या कहाँ है? रिया अपने कंधे चढ़ाते हुए, मुझे नहीं पता, मैंने उसे नहीं देखा कुछ दिनों से। विप्लव रिया के बाद सुन कैंटीन की तरफ जाते हुए बोले, ठीक है मैं जा रहा हूँ कैंटीन की तरफ, मुझे मिल जाएगी वो, तू जा क्लास नोट्स दे देना। ये देखकर रिया चिल्लाते हुए, बापी मैं सच में तेरे घर वालों से कंप्लेन करूँगी, तू आया क्यों है कॉलेज? मेरी भाभ्या के पास आया था, पढ़ने नहीं आया। विप्लव ने जाते हुए कहा। रिया जाते हुए विप्लव को देखने के बाद अदिति की तरफ देखते हुए बोला, और तुम पढ़ने आई हो या? मैं पढ़ने आई हूँ, शोभित जी ने कहा था कि मुझे पढ़ाई में अच्छे से ध्यान देना। अदिति ने दांत दिखा दे, जिसे देखकर रिया उसके हाथ को पकड़ कर, तू चुपचाप क्लास चलो। इतना कहकर रिया अदिति को लेकर अंदर की तरफ चली जाती है और अदिति अपने क्लासरूम की तरफ चली जाती। इधर अदिति अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगती है कि पीयूष आकर अदिति से कहता, अदिति बंसल आप हो ना? अदिति उसके बाद पर सिर हिलाते हुए बोले, हाँ अंकल मैं हूँ, कुछ काम था क्या? पीयूष अपना सिर हिलाते हुए बोले, हाँ डीन साहब ने तुम्हें केबिन में बुलाया। जिसे सुनकर अदिति अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है चलिए चलते हैं। इतना कहकर अदिति पियून के साथ प्रिंसिपल स्टाफ रूम की तरफ चली जाती है। अदिति प्रिंसिपल स्टाफ रूम से बाहर खड़ी होकर बोली, मे आई कमिंग सर? प्रिंसिपल अदिति की आवाज़ सुनकर बोली, यस कम इन। अदिति प्रिंसिपल के सामने खड़ी हो अंदर आते हुए अपना सिर झुकाते हुए बोली, आपने मुझे बुलाया सर? प्रिंसिपल अपना सिर हिला सामने की कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोली, मिस्टर अवस्थी आपसे मिलना चाहते हैं, इनका कहना है कि आप इनकी बेटी है। प्रिंसिपल की बात सुन अदिति सिर घुमा शैलेंद्र की तरफ देख थोड़ा हैरान होकर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे मिलने आया था अदिति, शैलेंद्र ने शांत आवाज़ में कहा। जिसे सुनकर अदिति प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए बोली, सर क्या मैं इनसे बाहर बात कर सकती हूँ? प्रिंसिपल अदिति के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, यस यू कैन टॉक आउटसाइड। जिसे सुनकर अदिति शैलेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, हम बाहर बात करते हैं। शैलेंद्र प्रिंसिपल की तरफ एक नज़र देख पलके झुकाने के बाद अदिति के साथ बाहर आकर अदिति की तरफ देखते हुए बोले, मैं तुमसे काफ़ी दिनों से मिलना चाहता था। अदिति शैलेंद्र के बात सुनकर बोली, शोभित जी ने आपसे मिलने के मना किया है। ये सुनकर शैलेंद्र थोड़े गुस्से, अदिति मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम उस शोभित सारंग की बात सुनकर मुझे इग्नोर करना चाहती हो? अदिति शैलेंद्र के बाद सुनकर उसे देखते हुए, अगर आप मुझे सच में अपनी बेटी मानते तो इतने साल कहाँ थे आप? प्लीज़ मुझे आपसे कोई बदतमीजी नहीं करनी और मुझे आपसे कोई बात भी नहीं करनी। मेरे क्लास का वक्त हो रहा है। इतना कहकर अदिति वहाँ से जाने लगे, जिस पर शैलेंद्र उसके बाजू को पकड़ते बोले, अदिति मैं बहुत अकेला हो गया हूँ बेटा, मुझे पता है कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है, लेकिन प्लीज़ वापस आ जाओ। तुम्हारी बहन में मुझे छोड़कर चली गई। अदिति सिर घुमाकर शैलेंद्र की तरफ देखकर उसके हाथ को छुड़ाते हुए, मैंने मान लिया है कि मैं अनाथ हूँ, प्लीज़ मुझे फोर्स मत कीजिए। मेरे पास शोभित जी के अलावा कोई नहीं और मैं उन्हें नहीं खोना चाहती। आपके करीब आकर इतना कहकर अदिति वहाँ से चली जाती है। शैलेंद्र नफरत भरी आवाज़ में अदिति को जाता हुआ देख कर बोला, शोभित सारंग जो जादू तुमने मेरी बेटी पर किया है ना, मैं उसे यूँ चुटकी भर में उतार दूंगा, तुम बस देखते जाओ। इतना कहकर शैलेंद्र अपना फ़ोन निकालते हैं, वहाँ से एग्जिट डोर की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने